तब आपको जो है ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे स्टेट वेरिएबल क्या हुआ, दो तरह के होते हैं, एक स्टेट फंक्शन होते हैं और दूसरा होता है पाथ फंक्शन। मैं आपको समझाने के लिए पहले मैं समझाता हूं, फिर ताकि कि जो है आपको सारी चीज समझ में आए। क्या होता है स्टेट फंक्शन, क्या होता है पाथ फंक्शन। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये क्या है, ये आपको दिखेगा नहीं, ये हमने जो है पर्वत बना दिया, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, पर्वत का फॉर्मेशन कर दिया। ओके, अब यहां पे हमने क्या कर दिया, एक मंदिर बना दिया। जैसे आप मान लेते हैं हिमाचल में है, ठीक है, अब ये क्या है, मंदिर है। अब देखिए कि अगर मैं कोई भी, किसी को मंदिर जाना है, पूजा करना है, वो कैसे भी जाए, हो सकता है कि वो ऐसा घूम घूम के जाए, ठीक है, हो सकता है ना कि ऐसे 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 घूम के जाए, हो सकता है कि वो बीचों बीच यानी कि जो है एक लिफ्ट लगा हो, यहां से ऐसे चले जाए, ठीक है, यानी कि जो है बिल्कुल लिफ्ट से, तो हो सकता है कि वो सीढ़ी से जाए। अब यहां पे देखिए, इसको रास्ते से मतलब नहीं है, इसको किससे मतलब है, पहुंचने से। हाँ, यानी कि मंदिर से पहुंचने के लिए। ये जो फंक्शन होगा इसी को हम लोग कहेंगे स्टेट फंक्शन। इसका मतलब है कि आप, ये डजंट मैटर कर रहा है कि हमने पूजा कर लिया, ये हमारा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं, स्टेट फंक्शन कह देते हैं, ठीक है। ऐसे फंक्शन जो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेंगे, उसको हम लोग क्या कह देंगे, स्टेट फंक्शन कह देंगे। अब जैसे एक और एग्जांपल सुनिए, ये तो समझ में आ गया कि सर हाँ सही कह रहे हैं कि हमें किसी को कोई मतलब नहीं है कि वो नाचते हुए जाए, घूमते हुए जाए, सोते हुए जाए, बैठते हुए जाए, सबका अल्टीमेट गोल क्या रहता है कि मंदिर में जाना है, पूजा करना है, भगवान से कुछ मांग लेना है। एक और देखिए, अब मान लीजिए कि आप लोग सभी के सभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, तो आपसे कोई पूछेगा क्या कि आपने बायोलॉजी कितना देर पढ़ा था, कोई पूछेगा नहीं। आपसे कोई पूछेगा कि आप कमजोर हो, नहीं पूछेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो आपने क्रैक कर लिया, आपके माध्यम पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपने अवंती में पढ़ा या कहां पढ़ा, इन सब चीजों पे वो क्या कर रहा है, आपका डिपेंड नहीं करता है। तो इसीलिए इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, स्टेट फंक्शन कह देते हैं। अब दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो आपके पाथ पे डिपेंड करेगा। पाथ का मतलब क्या हो गया कि वो आपके रास्ते पे जो है डिपेंड करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। सपोज कीजिए कि अब मेरा दोस्त है कोई, रोहित कुमार, और उसको मैंने कहा कि यार तू अपना डिग्री मुझे दे दे डॉक्टर की। अब मैंने डॉक्टर की डिग्री ले लिया उससे, और उसमें एडिट करके क्या लिख दिया, सत्येंद्र कुमार लिख दिया। अब सत्येंद्र कुमार लिखने के बाद मैं बन गया क्या, डॉक्टर बन गया। झोला छाप भी नहीं हूं, लेकिन मेरे को जो है डिग्री आ गया, मैं तो एकदम डॉक्टर, क्लिनिक खोल दिया। अब मुझे पता नहीं है कि कैसे किसी का इलाज किया जाता है। तो अगर मुझे पता नहीं है तो क्या मैं मरीज का जो इलाज है उसको कर पाऊंगा क्या? नो सर। तो ये कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब है कि आप लोग जब पढ़ाई कीजिएगा, नहीं तो पता लगा सपोज करो कि कोई बच्चा जो है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा और उसको डेंटल का डॉक्टर बना दिया। अब तो वो यही परेशान होगा कि सर दांत में सुई तो लगाए कैसे लगाए। आप लोगों को पता होगा दांत में सुई लगाता है। यस सर। हाँ, अब उसको तो सबसे सबसे बड़ा दिक्कत वो कहेगा कि हड्डी में कहीं सुई लगता है क्या। अब जिसने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, वो तो वैसे ही कहेगा इसको सुई कहाँ से मारो, इसका कहेगा दांत ही तोड़ के हटा दो। तो इसीलिए ये फंक्शन कैसा है, पाथ फंक्शन है। तो वही चीज मैंने कहा कि जो आपके रास्ते पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पाथ फंक्शन कह देते हैं। जो आपके इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टेट फंक्शन कह देते हैं। वेरी गुड। एक और एग्जांपल के साथ समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा ए है। अब मैंने कहा कि चलो भाई तुम जो है काम करो, आज से जो है तुम केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करो। उसने कहा ठीक है सर मैं पढ़ा दूंगा, और उसने क्या किया, चार बातें पढ़ के आ गया।
ठीक है, कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है आज जो हम बताएंगे। एसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक एंड साइक्लिक पढ़ के मस्त आ गया। अब 4 बातें उसने पढ़ा और उसी 4 बातें को पढ़ाना है। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं पढ़ा होगा इसके एक्स्ट्रा और किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा पूछ लिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। Yes, sir. इसी ये सारे जो प्रोसेस होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, कुछ फंक्शन जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, नहीं करते इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टेट State फंक्शन। function. नाम से भी पता लग रहा है स्टेट है, तो वर्ड्स स्टेट है भाई, सीधा काम बताओ, काम करेंगे, खत्म कहानी। तो इसीलिए स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, ठीक है। और ये जो पाथ फंक्शन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, यानी कि जो है Final point. हाँ, डिपेंड अपॉन द पाथ, अपॉन द पाथ। ये किस पे डिपेंड करेंगे, पाथ पे जो है क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ओके, अब ये तो सर मुझे समझ में आ गया कि क्या होता है। अभी यहाँ पे देखिए द स्टेट, अच्छा स्टेट फंक्शन जो होते हैं, अच्छा इसको पहले बता देता हूं। द स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड इज मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। ये जो स्टेट सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो कैसे होते हैं, मेजरेबल होते हैं। आप उनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इफ एनी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज चेंज, स्टेट ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी चेंज। अगर इसमें से कुछ भी चेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, ध्यान रखिएगा कि स्टेट फंक्शन जो है वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं और इसको हम कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, दोज फंक्शन which are depend upon the initial and final point. It is known as state function. ठीक है, ओके। इसको हम जनरली किससे लिखेंगे, जो भी स्टेट फंक्शन होंगे उसको आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। पाथ फंक्शन क्या हो जाते हैं, कि वो फंक्शन हो जाते हैं कि जो आपके क्या होंगे, कि यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा चल रहा है इन पे भी डिपेंड करता है। जिसमें मैंने कहा नॉलेज का बात है। आप ऊपर ऊपर से पढ़ के क्लास पास कर सकते हो, लेकिन आपको अगर अच्छे से चीज जाननी है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये पाथ फंक्शन है। पास करने के 2 तरीके हैं, आप सभी को पता होगा कि पास करने के 2 तरीके हैं। आजकल एक Yes, बुक sir. आती है एटम बम, आप लोगों ने नाम सुना है एटम बम का? हाँ, कहता है कि वो, हाँ नहीं सुने होंगे। तो वो कहता है कि ये लीजिए, छोटा सा बुक रहता है, 30 से 40 पेज का रहता है। कहता है इसको एक रात पढ़िए और जाके एग्जाम में फोड़ दीजिए, एकदम जो है मार्क्स जो है फोड़ के आएंगे। आप पढ़ के जाइएगा 90 नंबर का आएगा 95 नंबर। तो ऐसा जो है आजकल जो है बुक जो है नाम लिख के आता है। तो उसमें क्या हो गया कि आपने जो है थोड़ा सा पढ़ा, यानी कि बिल्कुल एग्जाम से ओरिएंटेड रिलेटेड पढ़ा, तो वो जो है क्या हो जाता है आपका पाथ फंक्शन। जब आपसे कुछ पूछ दिया जाएगा एग्जाम के बाद, खैर ऐसा होता नहीं है कि 90 का पढ़ के जाओगे 95 नंबर आ जाएगा, लेकिन एक मैंने बताया ताकि कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है एंटरटेन हो जाए। ओके, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि वो फंक्शन जो होते हैं जो आपके मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है कि आपको अगर जो 100 में 100 मार्क्स चाहिए तो आपका एटम बम से काम चलने वाला नहीं है। तब आपको हाइड्रोजन बम, परमाणु बम पढ़ना पड़ेगा, मोटी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी और उसका सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। एटम बम की तरह नहीं कि छोटा सा हमने पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट है, अगर जो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तब तब आप ही जानते कि क्या सिचुएशन हो सकती है। ओके, खैर यहाँ पे याद रखिएगा कि पाथ फंक्शन जो होता है
वो कौन कौन सा होता है? वर्क डन एंड हीट होता है। आप इसको याद रखिएगा। पाथ अगर जब पाना है तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, यानी कि जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग याद रखिएगा कि HW को हम लोग क्या कह देंगे? पाथ फंक्शन कह देंगे। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड फ्लो। हाँ ओके अरुषि, थैंक यू। अब हम बात करते हैं इसका थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख भी देता हूं VVI। ठीक है, VVI का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं VVI। ओके, अब हमने क्या कर दिया कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक का नाम है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरे का नाम क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कहोगे सर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो मैं बताता हूं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो अमाउंट ऑफ सैंपल पे या साइज पे डिपेंड नहीं करे, उसको हम लोग कह देंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज उसे कहेंगे जो अमाउंट और सैंपल पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या कह देंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कह देंगे। यस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज उसे कहेंगे जो क्या होगा? आपका अमाउंट ऑफ सैंपल पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, अब इसको मैं ऐसे भी समझाता हूं। आई से याद रखिएगा इंडिपेंडेंट। यस सर। ठीक है, आई से क्या याद रखिएगा? इंडिपेंडेंट, यानी कि जो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा मास किस एंड पे? अमाउंट। हाँ, वेरी गुड। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर समझ में तो आया नहीं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास एंड, मैं लिख देता हूं, इट डज नॉट डिपेंड upon the mass and amount of size। अब कोई कहेगा कि सर एक थोड़ा सा रियल एग्जांपल के साथ समझाइए, तो आपको मैं एक रियल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अमाउंट ऑफ साइज, या कई जगह पे वॉल्यूम लिखा रहे, अमाउंट ऑफ साइज भी आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, आपको मैं एक पहले ना एक रियल एग्जांपल से समझाता हूं ताकि कि आपको थोड़ा सा जो है समझ में आए। ये मैंने जो है रूम बना दिया है अपना, आप लोग भी अपना अपना रूम बना लीजिएगा। ओके, अब मैंने क्या करा? अब हमारी जो है लड़ाई हो गई, तो मैंने कहा कि भाई यहां से दो पार्ट में कर दिए। ठीक है, अब जब लड़ाई होगी तो दो पार्ट में कर दिया। मैंने कहा कि पहले इसका टेम्परेचर था 26 डिग्री सेल्सियस। मुझे बताइए कि जब मैंने यहाँ पे दीवार डाल दिया तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? 26 ही रहेगा। वेरी गुड। यहाँ पे कोई ये कह देना कि सर 30 डिग्री जो है 30 डिग्री हो जाएगा, नहीं, इसका अभी भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 26 डिग्री हो जाएगा। 26। ठीक है, क्या ये डिपेंड किया क्या मास पे, साइज पे? नो नो सर। सर। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? ये इंटेंसिव इंटेंसिव। चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि फिर से मैंने जो है रूम बनाया, यहाँ पे टेम्परेचर का यूज किए थे, इस बार हम लोग जो है प्रेशर का यूज करते हैं। ठीक है, हमने क्या यूज किया? प्रेशर। अब हमने क्या किया? इसका प्रेशर ले लिया 2 atm। ठीक है, इसका प्रेशर हमने कितना ले लिया? 2 atm ले लिया। अब मुझे बताइए कि मैंने जैसे ही दीवार बनाया, अगर जो दीवार बनाया तो इसका प्रेशर कितना होना चाहिए? 280 में। 2 atm। ऐसा कोई मत कहना कि सर इसका आधा कर देते 1 atm और इसका टेम्परेचर आधा कर देते। अगर जो ऐसा होता, बड़ा सा मकान खरीदते और उसमें 4 पार्ट कर देते, 50-50 का जो है 25-25 का 12.5, मस्त एकदम जो है हमेशा जो है कैसा रहता? जम्मू कश्मीर का ठंडियों वाला जो है टेम्परेचर रहता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अमाउंट और सैंपल पे जो है डिपेंड नहीं करती। इसका भी क्या हो जाएगा? 2 atm हो जाएगा। तो ठीक है सर, हम ये समझ गए कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करते हैं और जो इस पे भी नहीं करते हैं। ठीक है, एक और मान लो कि मैंने ना वायर ले लिया। मैंने कहा
ये जो है वायर है, साफ नहीं है। अब ये जो है क्या है, वायर है। अब मैंने कहा कि इस वायर की डेंसिटी सपोज कीजिए 1 ग्राम है, तो क्या इसकी डेंसिटी चेंज होगी क्या? यस सर, नहीं सर होगी। होगी चेंज। अगर मैंने एक बंडल की जगह 5 बंडल, वायर है, वायर को हम मोड़ के रख रहे हैं, हम वायर की थिकनेस को चेंज नहीं कर रहे हैं। यस वायर की सर, थिकनेस को चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करा कि वायर ले लिया बंडल का, बंडल अब 4 बंडल की जगह 5 बंडल ले लीजिए एक ही कंपनी का, उसकी डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? यस सर, तो इसी तरह से ये डेंसिटी भी क्या हो जाता है, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। कहोगे ठीक है सर हम समझ गए, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी जो मास और जो है अमाउंट ऑफ साइज पे डिपेंड नहीं करता उसको हम लोग इंडिपेंडेंट कहते हैं। अब मुझे डिपेंडेंट का एक एग्जांपल बताओ। तो डिपेंडेंट का सुनिए कि हीट किसको कहते हैं। कैपेसिटी। हाँ जी बोलिए। सर हीट कैपेसिटी और वॉल्यूम और मास हो जाएंगे इसके एग्जांपल। ओके चलिए ठीक है, मैं सबसे अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू, आपने जो है आंसर दिया। हम यहाँ पे ले लेते हैं इसका मास। अब हमने क्या करा है कि यहाँ पे आप सभी के लिए, आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप सभी के लिए 1 किलो रसगुल्ला मंगाया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि 1 किलो जो है रसगुल्ला मंगाया। अब हमने क्या करा कि हमने, मेरे पास 2 बैचेस है तो हमने आधा इस बैच को दे दिया, आधा उस बैच को दे दिया। अब देखिए देखिए डिपेंड कर गया। अब इसका मास अगर जब 1 kg लिए थे तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ kg, और इसका क्या हो जाएगा, हाफ हाफ kg। केजी। तो वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पे डिपेंड करेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, आपका एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव कह देंगे। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, जितने भी एनर्जी वाले टर्म आ जाए, गिब्स एनर्जी वाला को छोड़ के पर मोल वाला, ठीक है, जितने भी एनर्जी टर्म आ जाए वो सभी के सभी कैसे होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। जितने भी कहीं भी आपको दिख जाए तो सभी के सभी कैसे हो जाएंगे, एनर्जी वाला टर्म। हाँ, और यानी कि जो जनरली ऑल एनर्जी टर्म आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, यानी कि ये क्या होगा कि डिपेंड करेगा। और जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं मास का। ये इसलिए बताए ताकि कि आपको जब क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पूछा जाता है कि कौन सा प्रॉपर्टीज इंटेंसिव है, कौन सा जो है एक्सटेंसिव है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बारे में जो जानना पड़ेगा। ओके, मैंने बता भी दिया, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, वो क्या होगा कि यानी कि जो है मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि साइज पे एंड मास पे, तो उस टाइप को हम लोग क्या कह देंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कह देंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहेंगे, जो साइज एंड मास पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट ऑन मैटर, साइज एंड प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये बातें आपको शायद समझ में अब आ गई होगी कि किसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, किसको कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, यहां पे ध्यान दीजिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी वो कौन कौन सी होंगी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, यानी कि ये क्या होगा, डिपेंड करेगा। आप अगर जब मोल को आधा कर दोगे तो यानी कि 1 मोल से तो आधा मोल इधर हो जाएगा, मास, गिब्स एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि सारी एनर्जी टर्म होते हैं, अगर जो मैंने कहा था गिब्स एनर्जी पर मोल आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटेंसिव। इसका रीजन भी समझाएंगे क्यों होता है, अभी फिलहाल हम आपको ये समझा रहे हैं। इंट्रोपी एनर्जी है, इंथैल्पी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी एनर्जी है, हीट कैपेसिटी एनर्जी है, फोर्स जो है आपका क्या है, एनर्जी है, सरफेस एरिया जो है क्या हो जाएगा, आपका एक्सटेंसिव होगा। जितने भी एनर्जी वाले टर्म होंगे वो सभी के सभी कैसे हो जाएंगे, आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। और जो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कह देते हैं। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या होती है, प्लीज सी माई फ्री बेस्ट केमिस्ट्री ट्रिक वीडियो रेगुलरली एवरी डे। आपको क्या करना है कि इस ट्रिक को जो है याद रखना है, प्लीज सी माई फ्री बेस्ट केमिस्ट्री ट्रिक वीडियो रेगुलरली एवरी डे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को बार बार जो है याद रखना पड़ेगा। पी से क्या हो जाएगा, प्रेशर, एस से क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या सरफेस टेंशन, एम से क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड मोलारिटी, एफ से क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, एंड बी से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब आगे सी से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन एंड केमिकल पोटेंशियल, टी से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, वी से विस्कोसिटी एंड वेपर प्रेशर, आर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ई से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डी से डेंसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको 2-3 बार जो है नेक्स्ट क्लास में जब आइएगा तो इसको रिमेंबर करके आइएगा,
क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है और कौन जो है आपका इंटेंसिव सर एक बार प्रॉपर्टीज दोबारा से बता दोगे? है। ओके, बिल्कुल। मैंने कहा कि प्लीज सी, यानी कि यहाँ से पी से क्या हो गया प्रेशर, एस से क्या हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्लीज सी माई फ्री वेस्ट केमिस्ट्री ट्रिक वीडियो रेगुलरली एवरी डे। तो यहाँ से जो पहला लेटर है उससे हमने क्या करा, यानी कि जो है लेते चले गए। तो पी से क्या हो गया प्रेशर, एस से क्या हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड सरफेस टेंशन, और एम से क्या हो गया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, एफ से क्या हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, बी से क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट, सी से क्या हो गया केमिकल आप जो कह सकते हो कंसंट्रेशन या केमिकल पोटेंशियल, टी से क्या हो जाएगा टेम्परेचर हो जाएगा, वी से विस्कस हो जाएगा या विस्कोसिटी हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा, आर से क्या हो जाएगा आपका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ई से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एंड डी से क्या हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डेंसिटी। ये सारे के सारे यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि बाद में भूल जाओगे, ये सारे के सारे कैसे प्रॉपर्टीज हैं, इंटेंसिव। हाँ ये सारे के सारे क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ओके, चलिए अब इसको यहाँ पे दो बातें याद रखिएगा, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी। यहाँ पे कहता है कि अगर आपके पास दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, मैंने कहा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं अमाउंट और अमाउंट या जो है मास या साइज पे, डिपेंड अपॉन मास एंड साइज। ठीक है, तो जो क्या होगा कि मास एंड साइज पे क्या करेगा डिपेंड करेगा, उसको हम लोग क्या कह देते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कह देते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको मैं बताने के लिए मास क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से क्योंकि डिपेंड करता है, और वॉल्यूम क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर दो एक्सटेंसिव का रेशियो निकालोगे तो जो प्रॉपर्टीज आएगी वो कैसी आएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आ जाएगी। ठीक है, अगर हमने क्या करा कि दो एक्सटेंसिव का रेशियो निकाला, जैसे यहाँ पे देखिए डेंसिटी, ये मास क्या है आपका इंटेंसिव एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव है, और वॉल्यूम क्या है एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव। तो इसका जो आएगा डेंसिटी वो कैसा हो जाएगा इंटेंसिव, हाँ यानी कि कैसा हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ओके, कहोगे कि ठीक है सर हम समझ गए कि अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो इंडिपेंडेंट होती है मास एंड साइज ऑफ सैंपल पे। दूसरा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करती है किस पे मास एंड अमाउंट ऑफ साइज पे। तो अगर हमारे पास दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे आपको जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है कह देंगे, सॉरी इंटेंसिव कह देंगे। प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके यहाँ पे आपने जो ये बातें सीख ली। फिर सेकंड हम बात करते हैं एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को, एक तो तरीका ये है कि टू एक्सटेंसिव को आप रेशियो निकालोगे तो कैसा हो जाएगा इंटेंसिव हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो an extensive properties can be converted into intensive property when it is defined for unit amount of the substance। अगर आपने किसी के साथ अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है एक यूनिट के लिए निकाला या एक मोल के लिए या एक पर्टिकुलर के लिए निकाला, तब वो जो है क्या हो जाता है। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है खुद सोचिए ना, कि अगर मैंने कहा कि एक मोल कार्बन को जलाने पे 10 ग्राम एनर्जी निकलती है, तो अब वो क्या हो गया कि एक तरह से स्पेसिफिक हो गया, अब उसके अंदर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इस टाइप के केस में क्या हो जाता है आपका जो है वो सैंपल पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, थर्ड यहां पे याद रखिएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो इंटेंसिव होते हैं वो नॉन एडिटिव होते हैं। नॉन एडिटिव का मतलब होता है आप उसको जोड़ नहीं सकते। क्योंकि सर ऐसा कैसा होता है, आपको मैं समझाने के लिए सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं नॉन एडिटिव होते हैं, यानी कि इसको आप जोड़ नहीं सकते। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक मास ले लिया, सॉरी मास आपका कैसा हो जाएगा डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या लेना है
आपका जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज लेना है। हमने यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया। यहाँ पे सपोज कीजिए कि टेम्परेचर कितना है, 26 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो टेम्परेचर होगा वो भी कितना होगा, 26 26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 26। अगर आपने ऐसा कर दिया, इसको ऐड करके 52 नहीं कर देना। पता लगा कि अगर जो किसी ने ऐड कर दिया एक बार और उसको जो है डिवाइड कर दिया, तो रूम पे ही रोटी पकने लगेगा, पानी गर्म होने लगेगा। तो इसीलिए आपको याद रखना कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैसी होती है, नॉन एडिटिव। हाँ, नॉन एडिटिव। नॉन एडिटिव का मतलब क्या है, आप उसको जोड़ नहीं सकते हो। अगर किसी ने जोड़ दिया, अगर जो मान लो सपोज करो कि एक रूम को डिवाइड कर दिया, सर हमने तो अभी जैसे सपोज कीजिए आपके घर का रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री या 15 डिग्री के आसपास है, मान लीजिए मैंने एग्जांपल के रूप में। अब हमने जो है 2 रूम बनाए थे सर, उसका जो है इसका मतलब उसमें भी 15 डिग्री तो यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। अगर 30 डिग्री हो जाएगा तो गर्मी का मौसम आ जाएगा, और आपका मौसम है कैसा, ठंडा मौसम। तो इसीलिए जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो नॉन एडिटिव होती है, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या हो जाती है, एडिटिव हो जाती है। एडिटिव। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ी बहुत चीजें जो है समझ में आ गई होगी। यस सर। ओके, ठीक है, ये कैसा हो जाता है, एडिटिव। ओके, ठीक है। अब यहां से ये बातें हमने जो सीख ली, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया कि जो आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा वो एडिटिव हो जाएगा, और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैसा हो जाएगा आपका, एडिटिव। इंटेंसिव नॉन एडिटिव। ठीक है, सर यानी कि इस सॉरी। प्रकार, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं आपको टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो जो बेसिकली टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, लेकिन हमने जो है 5 टाइप के लिया। यहाँ पे ध्यान रखना कि थर्मोडायनेमिक्स जो प्रोसेस जनरेट होते हैं, एक्सपेंशन के कारण या कंप्रेशन के कारण होते हैं। कहोगे कि सर ये एक्सपेंशन क्या है, कंप्रेशन क्या है। जैसे आप लोगों ने ये पिस्टन देखा इस टाइप का, यस सर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि हमने ये पिस्टन ले लिया और हमने इसको प्रेस किया। अगर जिन्होंने इस टाइप का पिस्टन नहीं देखा है, तो आप लोगों ने कभी किसी को सुई लगाया है, ये लगाते हुए देखा होगा। उसका जो प्लंजर होता है वो देखना कैसे होता है, अब अगर प्रेस करोगे तो उसका निडल निकाल के जो है प्रेस करना, ऐसा नहीं कि निडल लगा के प्रेस करोगे तो वो जो है उंगली के आर पार हो जाएगा। ठीक है, तो साथ में दवाई के साथ जो है एक और चीज निकलेगा लाल लाल। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि आपको क्या करना है कि आपने जैसे ये सारे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जनरेट होते हैं, या तो एक्सपेंशन होगा, जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा, इसका एक्सपेंशन करा दिया, मैंने गर्म कर दिया। आप सभी को पता होगा कि गर्म करने पे उसका क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है। पता है या नहीं पता है? यस सर। यस सर। अगर जो नहीं पता तो आप लोगों ने जो है वो पॉपकॉर्न खाया है, यस सर। पहले साइज छोटा होता है, फिर क्या हो जाता है, जैसे तवे पे रखते हैं तो कैसे कहता है, एकदम बड़ा हो जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने जो है इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे हमने जो है डिक्रीज कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये कैसा है, एक्सपेंशन है, और ये जो प्रोसेस है कैसा है, कंप्रेशन है। कंप्रेशन। तो जब जिसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कंप्रेशन कह देते हैं। ये सारे जो प्रोसेस जनरेट होते हैं वो इन्हीं सब के कारण से क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। तो बेसिकली ये आपको मैंने बताया 5 टाइप के होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक एंड साइक्लिक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। सेम, वेरी गुड। और थर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर। हीट कह दीजिए या टेम्परेचर कह दीजिए। मैं यहाँ पे टेम्परेचर यूज कर लेता हूँ क्योंकि हीट एडियाबेटिक में यूज करूंगा। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। सेम। बारिक का मतलब क्या होता है, वेरी गुड। बारिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर। वॉल्यूम। क्योंकि अब आप लोग जो है प्रेशर को किस में मेजर करते हो, बार में, तो इसीलिए कैसा हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा ये,
जिसके अंदर टेम्परेचर सेम होगा उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोथर्मल कह देते हैं। जिसके अंदर क्या हो, प्रेशर सेम होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, आइसोबारिक कह देंगे। आइसोबारिक। ओके, आइसो का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम। सेम। और कोरिक का मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो जिसके अंदर वॉल्यूम सेम होगा उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, आइसोकोरिक। अभी मैं समझाऊंगा पूरा डिटेल में, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसका जनरल मतलब क्या हो जाता है। फिर हम बात करते हैं एडियाबेटिक का, जिसके अंदर हीट ट्रांसफर क्या हो जाए, जीरो। हीट ट्रांसफर इज जीरो या इक्वल टू जीरो। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे जहां से चले थे वहीं पे आके मिल जाए, इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कह देते हैं। ओके, कहोगे ठीक है सर, अब एक एक करके मैं समझाता हूं। आइसोथर्मल में यहाँ पे टी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। ठीक है। आइसोबारिक में क्या होगा, पी कांस्टेंट होगा। पी कांस्टेंट। और कोरिक में क्या होगा, वी कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम वेरी गुड, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। जी कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू कांस्टेंट। क्यू क्यू कांस्टेंट। कांस्टेंट। वेरी गुड। क्यू का मतलब क्या होता है, हीट। 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 इसका मतलब हो जाता है हीट। ओके, अब मैं आपको एक एक करके आपको समझाता हूं कहां पे यूज करते हैं आइसोथर्मल। अब आप लोगों को, अभी मैंने बस जस्ट आपको इनके वर्ड के बारे में बताया, अब हम जो है बात करते हैं कि इन प्रोसेस का कहां कहां पे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पे आपके सामने है आइसोथर्मल। जनरली याद रखिएगा कि सभी में एन कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए हर जगह पे एन नहीं लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे हमने जो है लिख दिया है। एंड जब सभी जगह कांस्टेंट है तो इसलिए हम जो है बार बार नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम लोग जो क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं। ओके, वो कहता है आइसोथर्मल आर दोस प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग इंटायर प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा टेम्परेचर जो है क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे आइसोथर्मल जो होता है, आप सभी ने रेफ्रिजरेटर देखा होगा, यस यस सर। सर। देखा है। उस रेफ्रिजरेटर का अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, वेरी करता है या सेम रहता है, सर कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है। बिल्कुल हाँ, सेम रहता है। कोई ये नहीं कहेगा कि सर हम तो जो है बटन दबा के उसका जो है चेंज कर देते हैं, दिन में हम 15 डिग्री कर देते हैं, रात में 20 डिग्री कर देते हैं। एक्चुअली आजकल ऐसा सिस्टम है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट करके रख देते हैं। आप फ्रीजर को 0 डिग्री पे सेट कर देते हैं, बाकी को करीब करीब जो 18 डिग्री पे सेट कर देते हैं। ठीक है, अब वो आप कहोगे कि सर वो 18 डिग्री का जो है तो आपको तो चिल्ड लगता है। एक्चुअली वो डिपेंड करता है, अगर आप गर्म जगह से आओगे तो आप कोई ठंडा चीज खाओगे तो आपको ज्यादा ही ठंडा लगेगा, तो इसी कारण से हो जाता है। ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि सर रेफ्रिजरेटर में जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। अच्छा ओके, यहाँ पे कहोगे कि सर रेफ्रिजरेटर में, अच्छा मैं एक और क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है वो ऊपर की ओर ही क्यों दिया जाता है, नीचे की ओर क्यों नहीं दिया जाता है? मतलब ऊपर ज्यादा ठंडा रहेगा, उसमें ऊपर में ज्यादा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उसमें। नीचे में भी तो रह सकता है। फ्रीजर को कहीं भी रखिएगा तो वो तो क्या करेगा, ठंडा ही करेगा। तो नीचे रखिए या ऊपर रखिए, तो फिर क्यों हम ऊपर में ही रखते हैं? कभी भी किसी भी रेफ्रिजरेटर का नीचे में नहीं देखिएगा फ्रीजर होगा, हमेशा ऊपर में होता है। एक्चुअली किन्हीं को पता है? नो सर। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि जब कभी भी आप अगर जब फ्रीजर को नीचे कर दोगे तो गर्म हवा कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, तो उसको ठंडा नहीं कर पाएगा। अगर जब फ्रीजर ऊपर में होगा तो जो भी गर्म चीज जाएगी तो उसको क्या कर देगा, वो ठंडा कर देगा। इसीलिए हम जो है क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर है उसको टॉप पे रखते हैं, ताकि कि जो भी गर्म हवा है हल्की होती ऊपर की ओर जाती है और वो फिर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और इस प्रकार से आपका जो है सारा चीज जो है ठंडा रहेगा। और अगर आपने रेफ्रिजरेटर का नीचे में रख देते फ्रीजर को तो सारी चीजें आपकी जल्दी ठंडी नहीं हो पाती। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझिए। अगर वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम एंड प्रेशर आर वेरिएबल फॉर आइडियल गैस, जो इनका वॉल्यूम एंड प्रेशर होगा वो वेरिएबल होगा आइडियल गैस के लिए।
अगर जब वहां पे होगा तो यानी कि चेंज इन एनर्जी जीरो हो जाएगी, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, जीरो। ये कब होगा, आइडियल केस। क्योंकि सर आइडियल केस क्या होता है, तो किन्हीं को पता है आइडियल केस क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंथैल्पी, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी। मैं आपको समझाता हूं आइडियल कैसे होते हैं। जैसे कहा जाता है कि, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं कि मेरी दोस्ती किसी के साथ है, मैंने कहा कि मेरी दोस्ती जो है पर्वत जैसी अडिग है, समुद्र जैसी जो है गहरी है। अब ये क्या है, ऐसी दोस्ती होती है क्या? नहीं होती ना। अब कोई कहेगा कि सर ऐसी दोस्ती होती नहीं, तो फिर क्यों कह रहे? ये आइडियल केस है। अगर हम सोचते हैं कि मेरी दोस्ती जो है इतनी पक्की होगी कि समुद्र के साथ गहरी उसको भी है उससे ज्यादा वो गहरा होगा, यानी कि मेरी बात को समझ सकेगा, इतना अडिग होगा कि वो हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा होगा। लेकिन आजकल का सिनेरियो चेंज है, जरा सा दिक्कत आया तो जो है पहले से ही खिसक लेता है, पीछे देखो है या नहीं है, तो नहीं है, तो चल चुका है घर। तो इस प्रकार से तो ऐसा ही केस हो जाता है, यानी कि आइडियल सारा चीज आपने क्या करा, एकदम बिल्कुल अपने अनुसार से माना, तो उस केस को हम लोग क्या कह देते हैं, आइडियल केस। जैसे आप लोगों ने कई बार सोचा होगा कि नीट क्या है, मैं 10 दिन पढ़ूंगा, एक दिन में एक दिन में 2 यूनिट पढ़ूंगा, एकदम एक बायोलॉजी का एक फिजिक्स का जो है 10 दिन में 20 यूनिट कंप्लीट, और अगले 20 दिन में 20 यूनिट कंप्लीट, 40 यूनिट कंप्लीट, एकदम नीट क्रैक करके एकदम देखो हवा में क्रैक हो गया। लेकिन जब आप सामने जाओगे तो एक दिन में 1 यूनिट भी नहीं, आधा यूनिट भी नहीं हो पाता है। हम वही चीजें कह रहे हैं कि आइडियल केस में अलग अलग होता है, क्या सिनेरियो आएगा उस दिन, तो वो चीजें जो है डिपेंड कर जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पे एक ग्राफ देख लीजिए, P वर्सेस V का, ठीक है, ये क्या है, P है, और ये क्या है, V है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आप ना जब भी यहाँ पे ग्राफ बनाए ना, तो PV इक्वल टू nRT का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा कि आइसोथर्मल है तो T कांस्टेंट होगा, R आइडियल गैस कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ V। यस सर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका मतलब है प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम घटेगा, जैसे यहाँ पे देखिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा और अच्छा सा ग्राफ बना देता हूं ताकि कि थोड़ा सा स्लोप आप देख सको। ओके, अब देखिए मैंने क्या करा कि यहाँ पे प्रेशर है, ये वॉल्यूम भी है। दूसरा, मैंने यहाँ पे ले लिया प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मान लिया समझाने के लिए 5 ATM ले लिया, और यहाँ पे हमने 10 ATM ले लिया। प्रेशर है, एटीएम लेते हैं या बार में ले लेते हैं। यहाँ पे इसका वॉल्यूम हमने ले लिया 2 लीटर, और यहाँ पे हमने वॉल्यूम ले लिया 4 लीटर, ठीक। अब देखिए कि प्रेशर को इंक्रीज कर दिए, वॉल्यूम कम हो गया। और वैसे भी आप सोच सकते हैं कि सिरिंज है, सिरिंज में हम जैसे ही प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम को बढ़ाइएगा तो प्रेशर जो है क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये आइसोथर्मल का जो है क्या है, आपका ग्राफ है। ओके, अब हम बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस की। मैंने बताया कि जिसके अंदर क्या हो, प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट। वेरी गुड। अगर जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उसको हम लोग उस प्रोसेस को क्या कह देंगे, आइसोबारिक। यहाँ पे एग्जांपल तो आप लोग, हाँ, यहाँ पे एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर। वेरी गुड। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड वन, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस कह देते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर वेरिएबल। आप खुद सोच भी सकते थे कि पीवी
इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे P कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? T. P अगर P वर्सेस T का ग्राफ बनाओ तो ये कैसा बनेगा? यानी कि एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ते चले जाएगा। ये कैसा हो गया? यानी कि P वर्सेस V का जो V वर्सेस T का कहोगे एन आर तो कांस्टेंट है, इसीलिए क्या कहता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर वेरिएबल। यहाँ पे वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका बढ़ते चले जाएगा। ये जनरली जो प्रोसेस होता है आइसोबारिक, वो प्रोसेस ओपन सिस्टम होता है, यानी कि जिसके अंदर क्या हो ओपन सिस्टम में। ओपन सिस्टम आपको याद है मैंने बताया था, जिसके अंदर क्या क्या हो, मास जिसमें मास और एनर्जी दोनों एनर्जी दोनों। दोनों जो है ट्रांसफर हो सके, उस टाइप में जो है प्रेशर क्या हो जाता है आपका कांस्टेंट हो जाता है। चलिए एक और ग्राफ में सिखाता हूं, जब P वर्सेस V दिया हो रहे, ध्यान से देखना। अब हमारे पास P वर्सेस V दिया है, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखिए, P तो कांस्टेंट है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं V इक्वल टू, और हमें यहाँ पे इसी दोनों के बीच बनाना है V इक्वल टू, या मैं P इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देता हूं 1/V। अगर ये कब होता, जब चेंज करता, लेकिन यहां तो इसके कांस्टेंट है, इसका मतलब है कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? P इक्वल टू V के बराबर हो जाएगी। यस सर। ये कांस्टेंट है तो जो भी वैल्यू होगी तो सिर्फ और सिर्फ इसी की वैल्यू आएगी। तो इस कारण से यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा एक कांस्टेंट लाइन बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेशर तो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम क्या होना चाहिए? इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए, क्या यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है? तो कहोगे हाँ। यहाँ पे आपने 2 atm ले लिया तो यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, बट यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो इसका जो है ये हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, किन्हीं को पता है एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार? आपको भी मैंने बताया, पानी को गर्म कीजिए तो कैसा हो जाएगा? आइसोबारिक प्रोसेस होगा, यस सर। बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर आपने क्या करा, पानी को गर्म किया तो उसका प्रेशर क्या रहेगा? हमेशा मेंटेन रहता है, जिस कारण से हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, इसका जो है एग्जाम्पल है। थर्ड वन पढ़ते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसके अंदर क्या हो? वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो? वॉल्यूम कांस्टेंट हो, उस टाइप के प्रेशर को हम लोग क्या कह देंगे? आइसोकोरिक कह देंगे। अब कोई आप लोग मुझे बताइए, यहां पे PV इक्वल टू nRT, V क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, तो यहाँ भी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। ओके। यहाँ पे भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी किस प्रकार से बनेगा? यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगर मैं लिखूं तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है? वर्क इक्वल टू, इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, और W इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस P डेल V। ये डेल V का मतलब क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। यस सर। चेंज इन वॉल्यूम हो गया। और P का मतलब क्या हो जाता है? प्रेशर। प्रेशर। अगर वॉल्यूम जो है कांस्टेंट हो गया यानी कि 0 हो गया, तो अगर जब आप किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। आगे हम बताएंगे अलग अलग तरीके से जो है वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो इन सब चीजों के लिए चिंता मत कीजिएगा। फिलहाल आपको जो मैं बता रहा हूं उन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे हमने जो है कहा कि भाई आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो कैसा हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है, वर्क जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है आपका? 0 हो जाता है। आइसोबारिक प्रोसेस ओपन में होता है, और आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है वो किस में हो जाता है Closed. आपका? क्लोज में। अब आप मुझे बताइए कि इसका कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं क्या? प्रेशर कुकर। वेरी गुड, बहुत सही। अब यहाँ पे इसका जो हम ग्राफ बनाते हैं P वर्सेस V का, एक साइड हमने P रखा, एक साइड V रखा।
अब ये आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, भाई वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, अगर हम बात करें यहां से, हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोकोरिक, आइसोकोरिक, वो क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर कुकर। उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आप अगर उसके अंदर 5 लीटर पानी रखोगे तो 5 ही लीटर रहेगा। कोई कहेगा कि सर हम तो पानी रखते 4 गिलास, जब देखते हैं चावल पकने के बाद तो 1.5 गिलास हो जाता है। एक्चुअली वो वेपर के फॉर्म में जो है आपकी सीटी से निकल जाता है, प्रेशर कुकर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि इस प्रोसेस को भी हमने क्या कर लिया, यानी कि स्टडी कर लिया आइसोकोरिक का। अब हमारे पास आता है एडियाबेटिक प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान रखिएगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट चेंज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हीट चेंज इक्वल टू जीरो। इस प्रोसेस में ओवरऑल जो हीट होगा यानी कि चेंज होगा, जीरो होगा। क्योंकि सर ऐसा प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ना तो एनर्जी अंदर जाएगी ना ही एनर्जी बाहर आएगी। इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कह देते हैं। ठीक है, ना तो सिस्टम के अंदर एनर्जी जाएगी ना सिस्टम से बाहर आएगी। इस टाइप को हम लोग प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस कह देंगे। ओके, अब यहाँ पे वही कहता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस। आप कहोगे सर इसका एग्जांपल अब मुझे पता है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, क्या होता है इसका एग्जांपल, रेफ्रिजरेटर। क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, आप अंदर में जो सामान रखते हो वो ठंडा हो जाता है ना, कि वो वैसे ही Yes, रहता sir. है। सर वो अगर स्टील बॉटल। थर्मोफ्लास्क कह थर्मस। सकते हो, स्टील बॉट, हाँ वेरी गुड। एक्चुअली अगर जिनका पानी गर्म रख रहे हैं और वैसे ही रह जाता है तो उसका देखिएगा उनका फ्रिज खराब हो गया होगा, तो प्लीज जाकर रिपेयर करा लीजिएगा। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या करते हैं, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि वो प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, ना ही हीट का चेंज हो, यानी कि ना तो अंदर से बाहर जाए। इसका एक और एग्जाम्पल होता है प्नeumatic टायर। एग्जाम्पल ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस का जो है क्या हो जाता है, pneumatic टायर। थर्मोफ्लास्क। हाँ, थर्मोफ्लास्क भी कह सकते हो, pneumatic टायर्स। जो बहुत सारे गाड़ी की जो टायर्स होते हैं उनमें ना तो बाहर से अंदर जाए ना ही अंदर से बाहर जाए, ताकि कि वो क्या कर सके, मेंटेन रह सके। उस टायर को हम लोग क्या कर देते हैं, pneumatic टायर्स कह देते हैं। ओके, ये मैंने बता दिया। अब हम एक लास्ट रह गया है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, अगर जहां से चले थे वहीं पे वापस आ जाए, जैसे मैंने यहां से चला और वापस यहीं पे घूम के आ गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, साइक्लिक प्रोसेस कह देंगे। जैसे आप सभी स्कूल से घर जाते हैं और घर से स्कूल आते हैं, तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, साइक्लिक प्रोसेस हो गया। साइक्लिक प्रोसेस। कोई ये नहीं कहेगा कि सर हम तो जो है स्ट्रेट लाइन में जाते हैं या टेढ़े मेढ़े में जाते हैं। एक्चुअली इसका मतलब है जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसा यानी कि प्रोसेस जिसके अंदर जहां से चले थे वहीं पे आके हम लोग क्या कर जाए, मीट कर जाए, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कह देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे हम बात करेंगे। ओके।